मई 2025 करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक है गुरु बाबा शिवानंद। 3 मई 2025 को योग के प्रख्यात साधक एवं आध्यात्मिक गुरु बाबा शिवानंद का निधन हो गया। वे 128 वर्ष के थे। उनका जन्म 8 अगस्त 1896 को वर्तमान बांग्लादेश के सिलहट जिले में हुआ था। बाबा शिवानंद ने अपना संपूर्ण जीवन योग साधना और समाज सेवा को समर्पित किया। उन्होंने लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन, आत्म अनुशासन तथा आध्यात्मिक उन्नति का संदेश दिया। उनकी सादगीपूर्ण जीवन शैली और कठोर तपस्या ने उन्हें देश-विदेश में विशेष पहचान दिलाई। भारत सरकार ने वर्ष 2022 में योग और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 2022 में उन्हें योग और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिनका निधन हो गया है 3 मई 2025 को 128 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट टॉपिक है 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन। 7 से 9 मई 2025 तक 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन GLEX 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था नई दुनिया तक पहुंचना। अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ मेजबान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा सह मेजबान भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह सम्मेलन अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत के बाद से यह अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में संवाद, संयोग और नवाचार का प्रमुख वैश्विक मंच बन चुका है। अगला टॉपिक है पहली एशियाई अंडर 15 एवं अंडर 17 मुक्केबाजी। 17 अप्रैल से 1 मई 2025 तक पहली एशियाई अंडर 15 एवं अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप, एशियन अंडर 15 एंड अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अम्मान जॉर्डन में किया गया। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी जो है इसका आयोजन अम्मान जॉर्डन में किया गया। इस प्रतियोगिता में युवा भारतीय मुक्केबाज दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 43 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत ने 15 स्वर्ण, 6 रजत और 22 कांस्य पदक जीते थे। अंडर 15 वर्ग में भारतीय मुक्केबाज का प्रदर्शन विशेष रूप से उत्कृष्ट रहा। भारतीय टीम ने 11 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा जीते गए 11 स्वर्ण पदक में 10 स्वर्ण भारतीय लड़कियों ने जीते हैं। इस वर्ग में भारतीय दल ने कुल 25 पदक जीते हैं, जिनमें से 11 स्वर्ण, 3 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल थे। वहीं अंडर 17 वर्ग में भारतीय टीम ने 18 पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण, 3 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में कजाकिस्तान 44 पदक, 16 स्वर्ण, 15 रजत और 13 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर, जबकि उज्बेकिस्तान 42 पदक के साथ तीसरे स्थान पर भारत रहा। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल 301 रिपोर्ट। 29 अप्रैल 2025 को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने वर्ष 2025 की स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट अमेरिका के व्यापारिक साझेदारी देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और परिवर्तन की स्थिति का आकलन करती है। यह रिपोर्ट विश्व में 100 से अधिक देशों की समीक्षा पर आधारित है। रिपोर्ट में गंभीर बौद्धिक संपदा संबंधित चिंताओं के आधार पर 8 देशों की प्राथमिक निगरानी सूची में रखा गया। इन देशों के नाम में चीन, भारत, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया, रूस तथा वेनेजुएला शामिल है। स्पेशल 301 रिपोर्ट में 100 देशों में से जो कितने देश को डाला गया, 8 देश को इस सूची में डाला गया, निगरानी सूची में, जिसमें चीन, भारत, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया, रूस तथा वेनेजुएला शामिल है। इसके अतिरिक्त 18 देश को वॉच लिस्ट में रखा गया, जिसमें वियतनाम, ब्राजील, अल्जीरिया, बारबाडोस, बेलारूस, बोलाविया, बुल्गारिया, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर, मिस्र, ग्वाटेमाला, पाकिस्तान, पैराग्वे, पेरू, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा तुर्की शामिल है। ये वॉच लिस्ट में है। रिपोर्ट में उल्लेखनीय किया गया कि तुर्कमेनिस्तान को इस वर्ष वॉच लिस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि वह बौद्धिक संपदा परिवर्तन को लेकर अब कोई बड़ी चिंता नहीं रही। स्पेशल 301 रिपोर्ट अमेरिका सरकार की वैश्विक बौद्धिक संपदा नीति को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह रिपोर्ट व्यापारिक साझेदार देशों को एक संदेश देता है कि नवाचार और रचनात्मक की सुरक्षा वैश्विक व्यापार में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वास बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है भू-तापीय उत्पादन में मई 2025 में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड
हिमालयन स्टेजीज ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कोमेंग जिले में दिरांग क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुओं की सफलतापूर्वक ड्रिलिंग पूरी की है। यह उपलब्धि क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा संसाधन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों तक पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न गर्म झरनों का विस्तृत भू रासायनिक तथा संरचनात्मक सर्वेक्षण किया गया था। अध्ययन के आधार पर दिरांग क्षेत्र को भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त पाया गया, जिसके बाद उत्पादन कुओं की ड्रिलिंग की गई। यह पहल स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में सतत ऊर्जा संसाधन के उपयोग की नई संभावनाएं खोलती है। नेक्स्ट टॉपिक है 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन। 7 मई 2025 को 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इस सम्मेलन का सह आयोजक सिंगापुर गणराज्य की नौसेना तथा एस राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा किया गया। सम्मेलन का मुख्य थीम था सुरक्षित और संरक्षित समुद्र। इस सम्मेलन में विश्व भर की नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री उद्योग, शिक्षाविद तथा थिंक टैंक ने जुड़े 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भाग लिया था। सम्मेलन के दौरान समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग, समुद्री चुनौती तथा वैश्विक समुद्री स्थिरता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2009 में नियमित रूप से किया जा रहा है और यह समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक संवाद एवं सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड बैंक एंड कॉन्फ्रेंस 2025। 5 से 8 मई 2025 तक वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 25 का आयोजन वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में किया गया। यह सम्मेलन भूमि क्षेत्र से संबंधित प्रमुख वैश्विक मंच है, जिसमें सरकारों, विकास साझेदारी, नागरिक समाज, शिक्षाविदों तथा निजी क्षेत्र प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भूमि शासन और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर अंतर क्षेत्रीय ज्ञान एवं अनुभव आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। इस सम्मेलन ने भारत में समावेशी भूमि शासन तथा जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण में अपना अग्रणी भूमिका को पुनः स्थापित करते हुए महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। भारत ने अपनी स्वामित्व योजना एवं को कंट्री चैंपियन के रूप में प्रस्तुत किया। 6 मई 2025 को आयोजित एक उच्च स्तरीय सत्र में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने भूमि अस्तित्व और शासन सुधार में अच्छी प्रथाएं और चुनौतियां विषय पर संबोधन किए, जिन्होंने भारत की भूमि अधिकार सुधार, स्वामित्व व्यवस्था तथा प्रौद्योगिकी आधारित स्थायित्व योजना में नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित किया। नेक्स्ट टॉपिक है UNFF20। 5 से 9 मई 2025 तक यूनाइटेड नेशन फंड ऑफ फॉरेस्ट 20th सेशन का आयोजन न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राज्य मुख्यालय में किया गया, राष्ट्र मुख्यालय में। इस सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव सुशील कुमार अवस्थी ने किया था। सम्मेलन में भारत के वन संरक्षण और सतत वन प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। साथ ही भारत ने वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीति योजना 2017 से 30 के अंतर्गत स्वैच्छिक राष्ट्रीय योगदान को प्राप्त करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस सत्र में वैश्विक स्तर पर वन संरक्षण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्रति वनों की भूमिका पर व्यापक चर्चा किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है नकद रहित उपचार योजना। 5 मई 2025 को भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित उपचार योजना 25 के अधिसूचित किया है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर के दौरान किसी भी नामित अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक का नकद रहित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। गोल्डन आवर से आशय उस 1 घंटे की अवधि है जिसमें त्वरित चिकित्सा सहायता मिलने पर व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 212A में इसकी परिभाषा दी गई है। यह योजना दुर्घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी सड़क दुर्घटना पीड़ित, चाहे उसके पास बीमा हो या नहीं, 1.5 लाख रुपए तक का नकद रहित उपचार प्राप्त कर सकेगा। यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक नामित अस्पताल में उपलब्ध रहेगी। योजना के अनुसार दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचते ही तुरंत उपचार शुरू किया जाएगा। यदि घायल व्यक्ति को किसी गैर नामित अस्पताल में लाया जाता है तो वहां केवल उसकी स्थिति की स्थिर सिचुएशन करने हेतु प्राथमिक उपचार किया जाएगा। इसके बाद उसे नामित अस्पताल में
स्थानांतरित किया जा सकता है। इस योजना का कार्यान्वयन की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA को सौंपी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। अप्रैल 2025 में टाइम हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी किया। इस रैंकिंग यह इस रैंकिंग का 13वां संस्करण है। इस वर्ष की रैंकिंग में एशिया महाद्वीप में के 35 देशों एवं क्षेत्रों में 553 विश्वविद्यालयों को उनके शोध, शिक्षण, ज्ञान हस्तांतरण तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर स्थान दिया गया। रैंकिंग तैयार करने के लिए कुल 18 प्रदर्शक संकेत का उपयोग किया गया। वर्ष 25 की रैंकिंग में पहली बार उज्बेकिस्तान, बहरीन, मंगोलिया तथा सीरिया को शामिल किया गया था। 2025 में पहली बार उज्बेकिस्तान, बहरीन, मंगोलिया तथा सीरिया को शामिल किया गया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। समग्र रैंकिंग में जापान में सर्वाधिक 119 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जबकि भारत का 107 विश्वविद्यालय के स्थान पर दूसरे स्थान पर है। उल्लेखनीय वर्ष 2024 की रैंकिंग में भारत के केवल 91 विश्वविद्यालय शामिल थे। 2024 में 91 थे, 2025 में 107 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। 119 है, एक नंबर पर जापान है, दूसरे नंबर पर भारत है। एशिया में चीन 94 विश्वविद्यालय के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। रैंकिंग में त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी को एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया। यह लगातार 7वां वर्ष है जब इस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 25 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय की सूची में केवल एक भारतीय संस्थान को स्थान मिला है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु वर्ष शीर्ष 100 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र संस्थान रहा है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष 5 भारतीय विश्वविद्यालय। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 65.2 स्कोर मिला है, जबकि अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई को 52.3 स्कोर दिया गया है। IIT इंदौर को 49.4, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टम केरल को 48.6, सुलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस बजहोल हिमाचल प्रदेश का 48.1 स्कोर मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है चीता कॉरिडोर। चीता कॉरिडोर भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत चीतों के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। यह कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य जो है चीतों को एक विस्तृत, सुरक्षित और प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराना है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें और उनके दीर्घकालीन संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। प्रस्तावित चीता कॉरिडोर लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश का लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर तथा राजस्थान का 6500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। चीता कॉरिडोर जो है यह अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य को मुकुंदसरा हिल टाइगर रिजर्व से जोड़ती है। चीता कॉरिडोर जो है यह परियोजना पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ देती है। नेक्स्ट टॉपिक है अल्ट्रा राज जेल। 4 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के तट से दूर स्थित प्रसिद्ध द्वीपीय जेल अल्ट्रा लॉज द्वीप को पुनः खोलने और उसका विस्तार करने का निर्देशन दिया। यह जेल का उपयोग अमेरिका के सबसे खतरनाक, क्रूर और हिंसक अपराधियों को रखने के लिए किया जाएगा। अल्ट्राट्रॉज जेल को वर्ष 1963 में अत्यधिक परिचालन लागत के कारण बंद कर दिया गया था। वर्तमान में यह द्वीप एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में कार्य करता है। यह सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज के निकट स्थित है। अल्काट्राज को वर्ष 1934 में अधिकतम सुरक्षा, न्यूनतम विशेषाधिकार सुविधा के रूप में खोला गया था। फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स के अनुसार यह जेल विशेष रूप से उन कैदियों के लिए बनाई गई थी जिसमें सबसे अधिक न सुधरने वाला माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से अल्काट्राज मूल रूप से एक नौसैनिक रक्षा किले के रूप में विकसित किया गया था। बाद में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे सैन्य जेल में परिवर्तित किया गया और आगे चलकर यह अमेरिका के सबसे कुख्यात उच्च सुरक्षा जेल में से एक बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है संजय जायसवाल। 1 मई 2025 को ओम बिरला ने संजय जायसवाल को वर्ष 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। 25-26 के लिए प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बने हैं संजय जायसवाल 1 मई 2025 को। 30 सदस्य इस समिति का कार्यकाल 30 अप्रैल 2026 तक रहेगा। समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों में लोकसभा संसद शामिल हैं, जिनमें से PP चौधरी, राजीव प्रसाद द्रुपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमार सलजा, अवधूत प्रसाद, कल्याण बनर्जी, दयानिधि मारन तथा अरविंद सावंत प्रमुख हैं।
प्राक्कलन समिति जो होता है, प्राक्कलन समिति भारत की संसद की एक महत्वपूर्ण स्थायी समिति है जो सरकार के व्यय अनुमान की समीक्षा करती है। प्राक्कलन समिति भारत की संसद की एक महत्वपूर्ण स्थायी समिति जो सरकार के व्यय अनुमानों की समीक्षा करती है। प्राक्कलन समिति के गठन और संरचना। स्थापना इसका 1950 में हुआ था। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा से लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। चयन प्रक्रिया जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर सदस्यों का चयन किया जाता है। प्राक्कलन समिति का जो चयन होता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर सदस्यों का चयन किया जाता है। इसका कार्यकाल, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य इसमें सिर्फ लिए जाते हैं। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। प्राक्कलन समिति का उद्देश्य जो है, विभिन्न मंत्रालयों को वित्तीय अनुदान की जांच करना होता है। प्राक्कलन समिति का मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न मंत्रालयों में वित्तीय अनुमान का जांच करना, सरकारी व्यय और प्रभावशीलता और मितव्ययता का मूल्यांकन करना, प्रशासन को अधिक प्रभावशाली एवं किफायती बनाने में सुझाव देना, विभागीय व्यय के संबंध में संसद को जानकारी और पारदर्शिता उपलब्ध कराना होता है। प्राक्कलन समिति का कार्य वित्त मंत्रालय वित्तीय अनुमान को जांच करना, सरकारी व्यय की प्रभावशीलता और मितव्ययिता का मूल्यांकन करना, प्रशासन के अधिक प्रभावशाली एवं किफायती बनाने में सुझाव देना, विभागीय व्यय के संबंध में संसद को जानकारी और पारदर्शिता उपलब्ध कराना प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव। 1 से 2 मई 2025 तक नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव 25 का आयोजन महाराष्ट्र के लोनावाला स्थित कैलवक्य धाम में किया गया था। यह कैलवक्य का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली को मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करना, ताकि आम नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ, किफायती और सभ्य आधारित बन सके। सम्मेलन के दौरान आयुष नीति 2025 के लिए ब्लूप्रिंट तथा आयुष चिकित्सा प्रणाली के चयापचय विकारों के उपचार हेतु मानव उपचार दिशा निर्देशन जारी किए गए थे। राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM के बारे में जानकारी है। राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत 2014 में किया गया था। यह भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण, संवर्धन और इसके मुख्य धारा की स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करने वाला यह प्रमुख कार्यक्रम है। इस मिशन का उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष के माध्यम से देश भर में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुँच और गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा संचरण उद्यान। 30 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के कान्हा शांति वन में बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया। यह विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान माना जा रहा है। इस उद्यान को संस्कृति मंत्रालय तथा हार्टफुलनेस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। इस विशेष उद्यान में 40 प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं, जिनके बारे में जाना जाता है कि वे प्राणाहुति, यौगिक ट्रांसमिशन को अवशोषित कर आत्मा के पोषण में सहायता प्रदान करते हैं। यह थीम आधारित उद्यान विश्व में अपनी तरह का पहला उद्यान है। उद्यान के केंद्र में एक जल निकाय बनाया गया जो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक मानी जाती है। यह परियोजना आध्यात्मिक, प्रकृति और यौगिक ऊर्जा के समन्वय को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास रिपोर्ट 2025। 6 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम UNDP ने मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी किया। इस वर्ष की रिपोर्ट मुख्य फोकस है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को रखा गया था। मानव विकास रिपोर्ट 2025 का मुख्य फोकस थीम था कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर रखा गया है। रिपोर्ट में 193 देश को उनके मानव विकास सूचकांक HDI 2023 के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। देशों को HDI मूल्य के आधार पर 4 श्रेणी में विभाजित किया गया: 0 से 800 और उससे अत्यधिक उच्च मानव विकास, 0.700 से 0.799 तक उच्च मानव विकास, 0.550 से 0.699 तक मध्यम मानव विकास, 0.550 से कम वाले को निम्न मानव विकास की ओर रखा गया है। शीर्ष 5 देश के स्कोर इस प्रकार है। पहला नंबर पर आइसलैंड का स्कोर 0.972 है। नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का 0.970 है। डेनमार्क का 962 है। जर्मनी और स्वीडन का 959 है। ऑस्ट्रेलिया का 958 है। न्यूनतम स्थान प्राप्त करने वाला देश दक्षिण सूडान है। भारत की स्थिति, भारत और बांग्लादेश HDI 2023 में संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोनों का स्कोर 0.685 रखा गया है। इस वर्ष 2022 का रिपोर्ट में भारत का स्कोर
644 स्कोर था, जो 34वें स्थान 134वें स्थान पर था 2022 में। 2023 में 130वां स्थान पर था। इस बार भारत के मध्यम विकास वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। भारत के पड़ोसी देश की स्थिति: चीन 78वें स्थान पर है, श्रीलंका 89वां स्थान, भूटान 125वां स्थान पर, बांग्लादेश 130वें स्थान पर, भारत 130वें पर, नेपाल 145वां स्थान, पाकिस्तान 168वां स्थान। उल्लेखनीय है कि यूएनडीपी वर्ष 2010 से मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए नई पद्धति का उपयोग कर रही है, जिसमें 3 प्रमुख संकेतक शामिल किया गया है। एचडीआई की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया है। एचडीआई की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया है। नेक्स्ट टॉपिक है आदर्श संस्कृति ग्राम कार्यक्रम। 15 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सांस्कृतिक ग्राम कार्यक्रम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह पहल का उद्देश्य संस्कृत को केवल पाठ्यक्रम की भाषा तक सीमित न रखकर उसे दैनिक जीवन और संवाद की भाषा के रूप में पुनर्जीवित करना है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक गाँव को संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहल मत्तूर गाँव से प्रेरित है, जहां आज भी लोग सामान्य जीवन में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन और जनसामान्य में उसके व्यावहारिक उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिवेब आवर ओशियन इनिशिएटिव। 24 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन डायनेमिक प्लांट एंड रिवेव आवर ओशियन इनिशिएटिव की शुरुआत किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदाय के नेतृत्व में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ावा देना है, ताकि समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जा सके। इस पहल का नेतृत्व डायनेमिक प्लांट एंड नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी प्रेस्टीन सी प्रोग्राम संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यह पहल कुमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के 30 × 30 लक्ष्य के अनुरूप है। इसका उद्देश्य 2030 तक विश्व के 30% महासागरों को संरक्षित करना है। प्रारंभिक चरण के पहले 7 देश यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, ग्रीस, तुर्की, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मेक्सिको पर केंद्रित है। इस पहल के अंतर्गत सभी स्थानीय को तटीय जल क्षेत्रों में सुरक्षित संरक्षित क्षेत्र स्थापित करने और उनके प्रभावी प्रबंधन में सहयोग प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस लैब्स। अप्रैल 2025 में जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश के 19 राज्यों के 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय में स्पेस लैब स्थापित करने की घोषणा किया गया है। इस परियोजना को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष शिक्षण एजेंसियों की तकनीकी सहायता प्राप्त होगी। इन स्पेस लैब को 19 राज्यों के EMRS विश्वविद्यालय के स्थापित किया जाएगा। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल शामिल है। बिहार नहीं शामिल है। इस पहल में 50,000 से अधिक जनजातीय छात्रों को लाभ मिलने की संभावना है। यह पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल के अंतर्गत स्पेस लैब की स्थापना के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में अवसर प्रदान करना है, शिक्षा में असमानता को कम करना तथा नई पीढ़ी के वैज्ञानिक और नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहित करना है। इस स्पेस लैब्स का तकनीक संचालन इसरो द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष ट्यूटर एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रामानुजन, एक महान गणितज्ञ की यात्रा। 30 अप्रैल 2025 को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने डॉक्टर अम्बेडकर के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में रामानुजन, एक महान गणितज्ञ की यात्रा नामक नई पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक के लेखक अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा है। यह पुस्तक महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के असाधारण जीवन और उनकी गणितज्ञ यात्रा पर आधारित है। उन्होंने तमिलनाडु के डरोड में उनके प्रारंभिक जीवन को लेकर संख्या सिद्धांत, नंबर थ्योरी, अनंत श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज तथा निरंतर विभिन्न कंटिन्यूटेड फ्रैक्शन में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह पुस्तक दुर्लभ मूल दस्तावेज और
व्यक्तिगत पत्रों पर आधारित है जो रामानुजन के जीवन और उनके गणितज्ञ कार्यों को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह। मई 2025 में नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य जयंती के अवसर पर विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह तिरुवनंतपुरम में स्थित और इनकी निर्माण लागत लगभग 8800 करोड़ रुपए है। विझिंजम बंदरगाह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसकी प्राकृतिक गहराई नेचुरल डेप्थ जो लगभग 20 मीटर है, जो विश्व के केवल कुछ चुनिंदा बंदरगाहों में ही उपलब्ध है। यह बंदरगाह भारत के समुद्री व्यापार क्षमता को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग नेटवर्क में देश को भागीदारी बढ़ाने तथा लॉजिस्टिक लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय परियोजना। नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य जयंती के अवसर पर विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप परियोजना का समापन किया। यह तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। 10 मई 2025 को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव तथा भूपेंद्र फडणवीस के ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना माना जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य भूजल स्तर को बढ़ाना तथा जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों को दीर्घकालिक राहत प्रदान करना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर ताप्ती नदी घाटी में एक विशेष बजाडा जोन विकसित हुआ है, जो ताप्ती नदी के समांतर फैला हुआ है और जिसमें जल पुनर्भरण की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। इस प्राकृतिक विशेषता का उपयोग परियोजना में बड़े पैमाने पर भूजल पुनर्भरण के लिए किया जाएगा। यह परियोजना में दोनों राज्यों के व्यापक क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार होगा और लाखों किसानों को सिंचाई एवं जल उपलब्धता का लाभ मिलेगा। परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 1,23,082 हेक्टेयर क्षेत्र तथा महाराष्ट्र का 2,34,706 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित की व्यवस्था प्रस्तुत की गई। परियोजना के माध्यम से भूजल भंडारण क्षमता का विस्तार किया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले की बुरहानपुर, नेपनगर, खकनार तथा खालवा तहसील के विशेष लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट टॉपिक है 52वें मुख्य न्यायाधीश। 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित यह विशेष समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने इस पद पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया था। संजीव खन्ना 91-52 हो गए आपको। ये हो गए रामकृष्ण गवई। न्यायमूर्ति BR गवई इस पद पर पहुंचने वाले देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में जानकारी। भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का व्याख्या की गई है। इसका उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। 26 जनवरी को 2 दिन बाद यह अस्तित्व में आया था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कन्या थे। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कन्या थे। उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। उद्घाटन इसका हुआ था उच्चतम न्यायालय का हाई कोर्ट का 26 जनवरी 1950 को हुआ था उद्घाटन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का व्यवस्था किया गया। भारत का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है। नेक्स्ट टॉपिक है बुलबुल V2। मई 2025 में बुलबुल बेंगलुरु स्थित AI स्टार्टअप सर्वम AI में बुलबुल V2 नामक नया टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल लॉन्च किया गया। यह मॉडल हिंदी, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और गुजराती सहित 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह भारतीय भाषा में प्राकृतिक और मानवीय जैसे आवाज़ के साथ प्रामाणिक क्षेत्रीय उच्चारण प्रदान करती है। इसका नाम रखा गया बुलबुल V2। बुलबुल V2 क्षेत्रीय लहजों और उच्चारण को सटीक रूप से पहचानने और प्रस्तुत करने में सक्षम है।
जिससे उत्पन्न आवाज़ें अधिक वास्तविक और स्थानीय अनुभव प्रदान करती है। इस मॉडल की P19 विलंबता केवल 0.398 सेकेंड है, जो प्रतिस्पर्धी को 995 सेकेंड विलंबता की तुलना में काफ़ी तेज है। सर्वम AI सेवा 10,000 अक्षरों के लिए मात्र 15 रुपये में प्रदान कर रहा है, जो 11 लैब की तुलना में लगभग 5 गुना सस्ती है। यह मॉडल बहुभाषी तथा कोड मिश्रित पाठ का समर्थन करती है और वास्तविक समय रियल टाइम में वॉइस सिंथेसिस की सुविधा देता है। साथ ही इसके आवाज़ की पिच, गति और प्रबलता पर सूक्ष्म नियंत्रण की सुविधा भी उपलब्ध है। बुलबुल V2 उपयोगकर्ताओं को 8 किलोहर्ट्ज़ से 24 किलोहर्ट्ज़ तक की विभिन्न स्पेलिंग दरें प्रदान करता है, जिससे अलग-अलग उपयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ऑडियो आउटपुट प्राप्त की जाती है। उल्लेखनीय है कि सर्वम AI को भारत सरकार द्वारा इंडियन AI मिशन के अंतर्गत भारत का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट टॉपिक है जीन संपीड़ित भेड़। मई 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपीड़ित भेड़ विकसित करने में सफलता प्राप्त किया है। वैज्ञानिक ने CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करते हुए देश की पहली जीन संपीड़ित भेड़ तैयार किया। यह तकनीक के माध्यम से भेड़ के जीन में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का विदेशी DNA नहीं जोड़ा गया। इसी कारण यह ट्रांसजेनिक जीवनों में अलग मानी जाती है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में हासिल की गई है। SKUSAT कश्मीर के वेटनरी साइंसेज फैक्ट्री के डीन हैं। उल्लेखनीय है कि रियाज अहमद शाह इससे पहले वर्ष 2012 में भारत के पहले क्लोन की गई पश्मीना बकरी नूरी को भी विकसित कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सांग्री-ला संवाद। 30 मई से 1 जून 2025 तक सांग्री-ला डायलॉग 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया गया। यह संवाद एशिया का प्रमुख रक्षा और सुरक्षा सम्मेलन माना जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख, नीति निर्माता तथा राजनीतिक विशेषज्ञ भाग लेते हैं। सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग, इंडो-पैसिफिक रणनीति तथा वैश्विक सामरिक चुनौतियों पर चर्चा की जाती है। उल्लेखनीय है कि सांग्री-ला संवाद डायलॉग की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान IISS सिंगापुर द्वारा किया जाता है। सांग्री-ला संवाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच के रूप में स्थापित हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एक्सहिबिशन 2025। 20 से 22 मई 2025 तक वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एक्सहिबिशन 2025 का आयोजन रोटरडैम, होम, नीदरलैंड में किया गया। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन उत्पाद, ऊर्जा संक्रमण तथा सतत विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। सम्मेलन में दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, ऊर्जा कंपनी तथा शोध संस्थान ने भाग लिया। भारत की ओर से संतोष कुमार सारंगी ने नेतृत्व किया था। वे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं। इस सम्मेलन में भारत ने हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अपनी नीतियों, निवेशों, अवसरों तथा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत की जा रही पहलों को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ओलिविया। 19 मई 2025 को रक्षा मंत्रालय ने समुद्री संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु भारतीय तटरक्षक बल ICG के वार्षिक मिशन ऑपरेशन ओलिविया के बारे में जानकारी साझा किया है। मंत्रालय के अनुसार इस अभियान के अंतर्गत फरवरी 25 के दौरान उड़ीसा के ऋषिकुल्वा नदी का मुहाना पर 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुए घोंसले की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता ली गई है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल की एक महत्वपूर्ण वार्षिक पहल है, जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष नवंबर से मई तक किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से गहीरमाथा बीच और उड़ीसा के आसपास के तटीय क्षेत्र में ओलिव रिडले कछुआ के सुरक्षित घोंसले निर्माण को सुनिश्चित करना तथा जहां प्रति वर्ष 8 लाख से अधिक कछुए पाए जाते हैं।
ऋषिकुल्या नदी मुहाने पर रिकॉर्ड स्तर पर सामूहिक घोंसले बनाने की घटना भारतीय तटरक्षक बल के सतत प्रयास का प्रमाण मानी जा रही है। इस प्रयासों में कठोर समुद्री गश्त, हवाई निगरानी तथा स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी शामिल है, जिसके माध्यम से इस लुप्तप्राय समुद्री प्रजाति के संरक्षण को मजबूत किया जा रहा है। नेक्स्ट है एआई न्यूज एंकर। मई 2025 में हेमंत बिस्वा शर्मा ने देश की पहली क्षेत्रीय भाषा की एआई न्यूज एंकर का अनावरण किया है। इस एआई न्यूज एंकर का नाम अंकिता रखा गया। अंकिता एआई एक एआई संचालित वर्चुअल एंकर है जो असमिया भाषा में समाचार और अपडेट प्रस्तुत करने में सक्षम है। यह पहल क्षेत्रीय भाषाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के उपयोग को बढ़ावा देने तथा डिजिटल मीडिया और संचार के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेंशन समिट 2025। 23 से 24 मई 2025 तक राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेंशन समिट 25 का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अवसरों को भूमि का रूप में प्रस्तुत करना, वैश्विक एवं घरेलू निवेश को आकर्षित करना तथा निवेशकों, उद्योग जगत, नीति निर्माता और अन्य प्रमुख हितधारकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना था। नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर भारत के बुनियादी ढांचे, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, आईटी, लॉजिस्टिक्स तथा स्टार्टअप क्षेत्रों में निवेश की संभावना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। यह पहल पूर्वोत्तर राज्य में आर्थिक विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। 20 मई 2025 को लंदन में आयोजित यह समारोह में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 प्रदान किया गया। वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मानो मुश्ताक लिखिता तथा दीपा भास्की द्वारा अनुवादित उपन्यास हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड है, जिसे लेखिका और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। कन्नड़ भाषा में लिखी गई यह पहली पुस्तक है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्राप्त हुआ था। वर्ष 1990 से 2023 के बीच लिखी गई 12 लघु कथाओं के संग्रह हार्ट लैम्प में दक्षिण भारत के मुस्लिम महिलाओं के संघर्ष और सामाजिक चुनौतियों का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया गया था। इससे पहले वर्ष 2022 में गीतांजलि श्री द्वारा लिखित तथा डेजी रॉकवेल द्वारा अनुदित उपन्यास टॉम्बे ऑफ सैंड को यह पुरस्कार मिला था। यह हिंदी के अनुमोदित पहला उपन्यास है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी से अनुमोदित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। उल्लेखनीय है कि 2021 तक पुरस्कार कोविड डियोप द्वारा लिखित तथा अन्ना मोस्किवा द्वारा अनुष्ठित उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इन बैक को प्रदान किया गया था। वहीं वर्ष 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जेनी एस्पेरनबेक को उपन्यास कैरुस को दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है 78वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। 19 से 27 मई 2025 तक 78वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 25 का आयोजन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य सभा का मुख्य विषय स्वास्थ्य के लिए एक विश्व वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ रखा गया था। इस वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती, महामारी तैयारी, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज तथा स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने जैसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पुण्य लीला श्रीवास्तव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की यह वार्षिक सभा वैश्विक स्वास्थ्य नीति निर्धारित के लिए एक महत्वपूर्ण मंच मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स का कल्चर मिनिस्टर मीटिंग 26 मई 2025 को ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग 2025 का आयोजन ब्रासीलिया, ब्राजील में किया गया। इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग, विरासत संरक्षण, पर्यटन संवर्धन तथा रचनात्मक उद्योग के विकास से जुड़े विभिन्न विषय पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग की बैठक। 24 मई 2025 को 10वां गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग का आयोजन नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किया गया। इस बैठक का मुख्य विषय था विकसित भारत @ 2047 विकसित राज्य। बैठकों में राज्यों को केंद्रशासित प्रदेश के विकास, सहकारी संघवाद, आर्थिक प्रगति, आधारभूत संरचना, नवाचार तथा समावेशी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया था। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल भारत में सरकार और प्रतिस्पर्धावादी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच मानी जाती है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच नीति समन्वय को मजबूत किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स व्यापार बैठक। 21 मई 2025 को 15वां ब्रिक्स
ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग 25 का आयोजन ब्राजील की अध्यक्षता में किया गया। इस वर्ष बैठक का मुख्य विषय था अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग की मजबूती। अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग की मजबूती। ब्रिक्स व्यापार बैठक का था। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था, सतत विकास तथा वैश्विक दक्षिण के देशों के हितों का मजबूत करने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना था। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग के आर्थिक सलाहकार यशवीर सिंह ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है छोनजिंग ओंगमो। मई 2025 में छोजिंग ओंगमो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाला भारत का पहला दृष्टिबाधित महिला बन गई है। भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला छोजिंग ओंगमो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है मई 2025 में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के चंगो गांव की रहने वाली 29 वर्षीय छोनजिंग ओंगमो दुनिया की 5वीं दृष्टिहीन महिला पर्वतारोही बन गई है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। वे एक राष्ट्रीय स्तर की पैरा एथलीट है और इससे पहले भी कई कठिन पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी है। इससे सियाचिन, कुमार पोस्ट 15,632 फीट तथा लद्दाख की अज्ञात चोटी 19,717 फीट शामिल है। उनकी इस प्रेरणादायक उपलब्धि और साहसिक कार्यों के लिए उन्हें वर्ष 2024 में द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 19 से 27 मई 2025 के मध्य 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 25 का आयोजन किया गया जेनेवा में। नेक्स्ट ट्रेकोमा। 19 मई 2025 को भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ट्रेकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत को रोग उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा सबके लिए स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले 8 अक्टूबर 2024 को WHO ने घोषणा किया था कि भारत ने ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया भारत जिसने यह महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि हासिल की है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के अंतर्गत भारत सरकार ने ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 19 में एक सतत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई जिसके अंतर्गत देश के सभी जिलों में ट्रेकोमा मामले की रिपोर्ट WHO द्वारा निर्धारित विशेष रूप से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 21-24 के बीच 200 स्थानिक एंडेमिक जिलों में नेशनल ट्रेकोमा ट्रेजेडी सर्वे आयोजित किया गया। यह सर्वेक्षण WHO की अनिवार्य आवश्यकता के अनुरूप किया गया था। नेक्स्ट यशोदा AI अभियान। 22 मई 2025 को महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में यशोदा AI अभियान का शुभारंभ किया गया। यह पहल राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिला की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सुरक्षा में संबंधित आवश्यक कौशल प्रदान करना है। यशोदा AI योर AI सखी फॉर शिपिंग हॉर्जेंस विथ डिजिटल अवेयरनेस अभियान के प्रथम चरण में आयोग का लक्ष्य 2 लाख से अधिक महिलाओं को AI साक्षर बनाना है। यह पहल केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और आत्मविश्वासी डिजिटल नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी अभियान माना जा रहा है। नेक्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम 2025। 19 से 24 मई 2025 तक खेलो इंडिया बीच गेम 2025 के प्रथम संस्करण का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली में किया गया था। खेलो इंडिया बीच गेम का केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली दमनदीप में किया गया था। इसका आयोजन डॉक्टर मनसुख मांडविया ने द्वीप के घोगला बीच पर आयोजित रंगारंग समारोह में खेलों का उद्घाटन किया। वहीं 24 मई 2025 को द्वीप स्थित INS खुखरी स्मारक की प्रतियोगिता का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 842 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यह आयोजन का आधिकारिक शुभंकर
पर्ल नामक डॉल्फिन था। खेलो इंडिया बीच गेम का शुभंकर था, आधिकारिक शुभंकर पर्ल नामक डॉल्फिन था, जो द्वीप के समुद्री जीव और समुद्री जैव विविधता का प्रतीक है। प्रतियोगिता में 6 प्रतिस्पर्धी शामिल खेल थे: बीच स्कूलर, बीच वॉलीबॉल, शेपर टैकरा, बीच कबड्डी, पेंचिंग सिलाट, ओपन वाटर स्विमिंग। इसके अतिरिक्त मलखम्ब और टग टग फॉर वार को प्रदर्शन खेलों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पदक तालिका: मणिपुर 14 पदक के साथ प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र 20 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, नागालैंड 13 पदक के साथ तीसरे स्थान पर था। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें 72वां मिस वर्ल्ड 2025। 21 मई 2025 को 72वां मिस वर्ल्ड 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद में किया गया। इससे पहले यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता भारत में वर्ष 1996 में बेंगलुरु तथा वर्ष 2024 में मुंबई में आयोजित की गई थी। तीसरा बार हैदराबाद में हो रहा है। 24 में हुआ था मुंबई में और 1996 में बेंगलुरु में हुआ था। प्रतियोगिता में 108 देश के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस वर्ष ओपला सुजाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता था। वे थाईलैंड की पहली महिला हैं जिन्होंने ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। गत वर्ष यह खिताब क्रिस्टोना पिस्कोवा ने जीता था, जो चेक गणराज्य के थे। 2024 में क्रिस्टोवा पिस्कोवा ने जीता था, जो चेक गणराज्य के थे, और 25 में जीती है यह थाईलैंड की है सुचाता चुआंगसरी। प्रमुख विजेता: प्रथम उप विजेता है, फर्स्ट रनर अप में थे हासेट डेरजे एमसाडू इथोपिया के थे। द्वितीय उप विजेता माजा क्लाजदा पोलैंड की है। प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत से नंदिनी गुप्ता ने इसका प्रतिनिधित्व किया था मिस वर्ल्ड का। वे कोटा राजस्थान की है। हालांकि वे शीर्ष 20 प्रतिभागियों तक ही पहुंच सके। इस अवसर पर अभिनेता सोनू सूद को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अभिनेता सोनू सूद को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत की मिस वर्ल्ड विजेता रीता फारिया वर्ष 1966 में भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। ऐश्वर्या राय बच्चन मिस वर्ल्ड बनने वाली 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 ईस्वी में, मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी मिस वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लेशियर संरक्षण बैठक। 29 से 31 मई 2025 तक हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लेशियर प्रिवेंशन 2025 का आयोजन दुशांबे में किया गया था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, नीति निर्माता और विभिन्न देशों के मंत्रियों ने भाग लिया था तथा ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए आवश्यक त्वरित और प्रभावी कदमों पर विचार विमर्श किया। ग्लेशियर मीठे पानी के महत्वपूर्ण भंडार माने जाते हैं और वे जलवायु परिवर्तन के मुख्य संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की समस्या पर सम्मेलन में विशेष चिंता व्यक्त की गई थी। भारत की ओर से कीर्तिवर्धन सिंह ने सम्मेलन में भाग लिया था। वे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो मई मंथ का करंट अफेयर्स खत्म।